हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका स्टडी विलेन यूट्यूब चैनल में। और इस बार जो आपका स्वागत है वो आपकी 12th की फिजिक्स को लेकर है। ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स को लेकर है, जिसमें आपका लेसन है यूनिट है स्थिर वैद्युति इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ आज से। आपकी फिजिक्स 12th की अंडर 4 या 5 मंथ्स इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको साथ में पढ़ाई जाएंगी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको टिक कर लेना साथ के साथ ही। नोट्स आपको चाहिए, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ के आपको नोट्स चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। व्हाट्सअप मैसेज का नंबर है 9411009110। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 12th की फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स टोटल में आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते पहले वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश पहले आपको समझिए। देखो, आपके घर में जो बिजली आती है, या आपने देखा होगा कभी, जो तार हमारे होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, तो उस टाइप से हमको आवेश में व्यक्त करना है, प्लस और माइनस से। किस प्रकार से करेंगे, पहले आप उसको लैंग्वेज को समझिए कि सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की डॉक्टर गिलवर्ट, ये नाम आपको रखना जरूरी याद नहीं है ना, आपको ये सन रखना ही जरूरी याद है। बट जब आप बीएससी जेएम का पेपर देने जाएंगे, आप आईआईटी जेई जैसी परीक्षा में जाओगे, तो आपको इम्पोर्टेंट से ये है कि आपको 1600 ईस्वी आपको इंग्लैंड चीज़ें याद रखनी है। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलवर्ट ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि पदार्थ जैसे कांच, गंधक आदि रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि आप पेन लेके और बालों में ऐसे करते थे, फराते थे, उसके बाद आपको कागज़ का टुकड़ा उठाते थे। तो उसका जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको वैद्युत आवेश का ही एग्जाम्पल है। तो अगर आप कांच लेके रेशम को रगड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कांच से रेशम को रगड़ते हैं, तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि उस पर प्लस और माइनस आवेश आ जाता है। मतलब अर्थात कहने का मतलब उसमें वैद्युत आवेश आ जाता है। ये गुण वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इन पदार्थों में ये गुण घर्षण से उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त करने पर पदार्थ विद्युत हो जाता है। तो घर्षण का मतलब क्या है, दो चीज़ को आप रगड़ रहे हैं, उनके बीच घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है, हमारी घर्षण से आ रही है। ठीक है, तथा फिर जिससे ये गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। ओके, किसी पदार्थ के वैद्युत में हो जाने पर पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेता है, अतः वैद्युत में पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। अच्छा, जो पदार्थ, मान लीजिए आपने पेन से रगड़ा, ये मैंने कांच ले लिया, और ये कोई रेशम है, तो रेशम में रगड़ रहा हूँ इस टाइप से, तो ये दोनों पदार्थ है ना, वो हमारे वैद्युत में पदार्थ हैं। ये हमारे आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, आवेश जनरेट कर रहे हैं। दैट्स मीन्स वो हमारे कौन से पदार्थ हो गए, आवेश उत्पन्न करने वाले पदार्थ। उसके बाद धनावेश, ऋणावेश, ये आपका क्या शॉर्ट में इसकी परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन शॉर्ट में, कि धनावेश तथा ऋणावेश किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो धनावेश के बारे में समझिए कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हमें जहाँ दिखाई देती है, वहाँ हम धनावेश उत्पन्न होता है। तो पदार्थ के बीच कैसे धनावेश की चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं हम, कमी या ज़्यादा को कैसे डिफाइन करते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, समझिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, ठीक है, थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, ठीक है, समझिए क्या है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो रेशम के कपड़े पर अगर हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेशम पर चले जाते हैं, जिस कारण कांच की छड़ धनावेश हो जाती है। तो ये होता है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की आपकी कमी होगी, दैट्स मीन्स वहाँ पर आपको किसकी इलेक्ट्रॉन कमी है, वो आपकी धनावेश पार्ट होगी। ऋणावेश क्या है, कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो जहाँ अधिकता है, नॉर्मल सी बात में अधिकता शो कर रहा है, कौन सा अधिकता शो करेगा, हमारा रेशम। ठीक है, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझाइए, जो आपको शॉर्ट में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये धनावेश और ऋणावेश, ये दोनों चीज़ें थी, वो आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, सेम एज डेफिनेशन धनावेश और ऋणावेश। उसके बाद आपका है वैद्युत आवेश का संरक्षण, ये आपका परिभाषा पूछी जाती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट आपकी कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ये वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। इसका नियम आपको ऐसे लिख देना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं, आप रगड़ रहे हैं, उसको ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसको रगड़ने में, दैट्स मीन वहाँ से आपको आवेश जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी आपको परिभाषा लिख देनी है, किसकी, वैद्युत आवेश की। वीडियो आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो कुछ आपको, टोटल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी 12 से रिलेटेड, तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक अभी कर दें। पसंद आई तो आपको कमेंट करके ज़रूर जाएं कि हाँ सर मुझे समझ आ गया, और दोस्तों ने ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट्स मैं सब कराता हूँ। ओके, उसके बाद आपका अनसॉल्व भी मैं कराऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कूलाम। तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपका कूलाम का नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम से।
तो इसको ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आगे जब क्लासेस में आएंगे तो आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में, मान लीजिए हमने 2 तार ले लिए और निर्वात या वायु, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे व समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर, हमने 1 मीटर दूरी पर इन दोनों को ले लिया। एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच की प्रति मीटर लंबाई में, दोनों में हमने सेम एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। प्रति मीटर लंबाई में 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। अगर उसमें धारा प्रवाहित करने पर जो बल, इनके बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, उत्पन्न हो, तो उनमें जो प्रवाहित धारा होगी वो आपकी 1 एम्पियर होगी। ये हमारा क्या एक प्रयोग है कि अगर इतनी बीच की हम दूरी लें और इतनी लंबाई में लें तो उनके बीच इतने मीटर का आपका बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कूलाम ने हमारे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। तो ये कूलाम की डेफिनेशन हो गई। मात्रा कूलाम है आपका, प्रतीक इसका सी है, मतलब सी से हम इसको क्या है दिखाते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में आता है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। सॉरी, तो एक कूलाम की परिभाषा समझ क्या होती है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, किसी चालक है, मान लीजिए चालक कुछ भी हो सकता है। चालक का मतलब है आप टीवी चला रहे हैं तो वो आपका चालक ही हो गया ना। मान लीजिए कोई रोड रखी है, बल्ब है, तो उसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तो आपका चालक हो गया। 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक है, तो आपको चालक में क्या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है 1 सेकंड तक, तो उस चालक में से जो गुजरने वाला आवेश होगा, चार्ज जो होगा उसमें से, उसकी जो मात्रा होगी या हमारी जो मापने की क्वांटिटी होती है, या जिसको हम जिसमें हम इसको नापते हैं या इसे काउंटिंग करते हैं, वो आपकी 1 कूलाम होगी या 1 कूलाम से 100 होगी। और नोट में आपका ये बहुविकल्प में पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट में आता है ये वाला, कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश होता है। समझिए ये बात को, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से आपको लिखा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। बहुविकल्पी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद आपका मेन आता है कूलाम का नियम, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम को समझिए। तो कूलाम का नियम देखो, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोग के आधार पर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो हमारे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 में कूलाम नाम था, और प्रयोगों के आधार पर एक आवेशों के बीच कार्य करने वाले के संबंध में, मतलब बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ लिखें, बट जब ये आप टॉपिक डालते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, दैट्स मीन्स ये आपका बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 का है, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको 5 मिलने ही मिलने हैं अगर आप ये चीज़ लिख के आते हैं अलग से। तो डेफिनेशन मेन आपकी ये है, क्या लिखना है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण का मतलब जो चीज़ आकर्षित करता है, आवेशों को आकर्षित करता है। प्रतिकर्षण का मतलब जो आवेशों को दूर दूर करता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेशों की मात्रा कुछ भी हो सकती है, उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट्स मीन मान लेता हूँ कि आप 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं, और 2 पॉइंट्स मतलब एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 आपको ले लेना है, और इन दोनों बीच की दूरी मैं इसको R ले रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 ले लिए मैंने। 2 बिंदु आवेश कितने आपके Q1 Q2 हैं, जो एक दूसरे से R दूरी पर देखिए R दूरी मैंने ले ली, तब उनके बीच की दूरी आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि उन दोनों का गुणनफल। तो आवेशों का गुणनफल मतलब Q1 Q2 2 आवेश लिए हमने, उनका आवेश का गुणनफल कितना हो गया, Q1 Q2 हो गया। बीच की दूरी कितनी होगी R, और इसका क्या बोला है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुणनफल Q1 Q2 हो गया, इनटू मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब सामने है तो इसका प्रोपोर्शनल है। बीच की दूरी R के वर्ग के, तो R का वर्ग कर दिया हमने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में है ना, इसको हटा दे तो अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। तो F व्युत्क्रमानुपाती किसके बन अपन R स्क्वायर, तो F बराबर के एक कांस्टेंट ले लेते हैं अनुक्रमानुपाती को हटा के, तो हमने Q1 Q2 अपन R स्क्वायर न्यूटन ले, और इसका मात्रा क्या है, न्यूटन है। ओके, और जहाँ K एक कांस्टेंट वैल्यू, तो आपकी K जो है वहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू है। K = 1/4πε इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप आगे जाके फाइंड करेंगे
ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। तो इतनी चीज़, सिर्फ इतनी चीज़ आपको करनी है लॉन्ग में, ठीक है। लॉन्ग में और शॉर्ट में भी पूछी जाती है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आपको पूछा जाता है। उसका वेरी शॉर्ट का आंसर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। तो आपने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया। आपका मात्रक आप जरूर लिख के, अगर मात्रक को आप नहीं पुट करते हैं तो आपको नंबर फुल नहीं मिल पाएंगे। तो एक्चुअली आपको फोकस करना है कि आपको मात्रक जरूर लिखना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आपका हो गया। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसके मान निकालेंगे हम, तो 9 × 10⁹ आपका नीचे आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपका नीचे आ जाएगा। या समझ लीजिए इसको हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको निकालेंगे हम तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 में आ जाएगा। ये समझ लीजिए ये एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 3 × 4 × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया। यहाँ से तीनों की मल्टीप्लाई करके इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो जो वैल्यू आपकी 10⁻, मान लीजिए कितनी आई, -10 आई, ठीक है। 10⁻10 आई आपकी निकल के और ऊपर 1 है। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऊपर जाके आपका नेगेटिव हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12 और ये कूलम स्क्वायर आपको ऊपर चले जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। मतलब हमारे जो कूलम भाई साहब हैं, कूलम दादा हैं, वो आपके ऊपर चले जाएंगे और न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपके छोटे आदमी, ये पहले बन रही तो बहुत ज़्यादा होशियार कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रहेंगे, नहीं। उसके बाद आपका कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये सिर्फ इतनी चीज़ आपकी जो है, ये इतनी वैल्यू, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ पूछी जाती है। इसका मान एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र 1/4 पाई, ये आपको अलग रखिए, Q1 Q2 अपॉन FR²। एफ का मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहाँ से आप अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो एफ नीचे आ जाएगा ना, इसकी जगह FR² हो जाएगा। तो Q1 Q2, देखिए क्यू का आवेश होता है आपका, तो एम्पियर, ठीक है। और Q बराबर एम्पियर इंटू आपका सेकेंड T हो गया। तो आप Q = A एम्पियर और T फाइंड करेंगे तो 2 है आपको, तो A इसका T² हो जाएगा 80 × 80 मतलब A² T²। F का जो बेमा होती है F की, वो होती है MLT-2, MLT-2। ये आपको बेमा निकालना आपने 11th क्लास में सीखा होगा, तो मैं इसका आपको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बेमा नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताया जाके, मैं आपको सिखा दूँगा। तो एफ की हो गई। उसके बाद अपन L² किसकी दूरी आपको L से फाइंड करनी होती है, आपकी L² होगी। M का ऊपर ले जाएंगे, M इनवर्स आ गया। देखिए एक L ये है, ठीक है, और एक L आपका ये, तो LQ हो गया। लेकिन LQ को जब ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। नीचे आपका T-2 है, ऊपर T² है। T-2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, T², तो T² × T² T4 हो गया और A² आपका ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, मैं आज आपको इतना ही करा रहा हूँ। और नॉर्मली 2 वीडियो में, 3-4 वीडियो में आपका ये वाली इकाई या यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, तो बने रही, कोई दिक्कत नहीं है आप इसमें। और चैनल को आपको पता है जो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि वीडियो आपको पता चल जाएगी मैं कब अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखी, समय दिया।